नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल राठौड़ और आज आपसे मुखातिब कराएंगे हम आईएएस ऑफिसर श्री सोमेश उपाध्याय जी को। सोमेश जी ओडिशा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। 2016 का एग्जाम क्लियर करके 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर बने हैं और ये अपने अनोखे इनिशिएटिव्स के कारण भी चर्चा में रहते हैं। ये कई यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मदद कर रहे हैं आज भी, डिस्पाइट क्लियरिंग द एग्जाम मेनी इयर्स अगो। तो सोमेश जी, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। अपना समय निकालने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो सोमेश जी, आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आज आप उड़ीसा में जॉब कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, किस जगह से बिलोंग करते हैं, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि थी और कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई करी है, स्कूल कॉलेज दोनों की। मैं महिपाल जी, मैं बेसिकली बिहार के छपरा जिले से हूँ। मेरा जन्म वहीं पे हुआ है। हालांकि मेरे पेरेंट्स, फिर मेरे पिताजी माइग्रेट कर गए पूरी फैमिली के साथ कलकत्ता में जब मैं 2 साल का था। और वहाँ पे उन्होंने हम लोग कलकत्ता में अलग अलग जगहों पे लगभग पिछले 20-25 सालों से अलग अलग जगहों पे घर पे रेंट वगैरह लेके घूमते रहे कलकत्ता का सबर्ब्स में, और कलकत्ता में रहा हूँ। मेरा एजुकेशन जो है 5th तक मैंने लोकली हावड़ा, एक वहाँ पे कलकत्ता का ट्विन सिटी जो हावड़ा है, वहाँ पे एक स्कूल है सेंट थॉमस हाई स्कूल, वहाँ से मैंने 5th तक पढ़ाई की थी आईसीएससी बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम में। और फिर 6th में ऐसा हुआ कि मुझे बंगाली मीडियम जाना पड़ा, जो कि मेरी भाषा नहीं थी। मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, पर बंगाली मीडियम में मेरा एडमिशन हुआ घटना चक्र के दौरान। ऐसे हो गया, मुझे पता नहीं था कि बंगाली मीडियम है। और फिर 10th मैंने वहां से किया, और 10th में काफी अच्छे मार्क्स थे मेरे, बोर्ड एग्जाम में टॉपर था मैं। और फिर 11th में मैंने रामकृष्ण मिशन देवघर, जो झारखंड में है, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, 11th-12th वहां से सीबीएसई बोर्ड में करा मैंने। जेवियर्स कोलकाता से मैंने बीएससी किया माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स लेकर। मुझे साइंटिस्ट बनने का शौक था 7-8 से ही, जब हम लोग अब्दुल कलाम जी को देखते थे, मैं काफी इंस्पायर्ड था उनसे। तो मुझे बेसिक साइंस करना था, साइंटिस्ट बनने का मन था। तो मैंने पहले बीएससी किया माइक्रोबायोलॉजी में, और फिर TIFR जो है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वहां से मैंने मास्टर्स किया, जो कि 3 साल का मास्टर्स होता है बाय रिसर्च, जहाँ पे आपको थीसिस सबमिट करना पड़ता है, लैब में काम करना होता है। इट्स प्रैक्टिकली रिसर्च डिग्री। तो वो करने के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि आई वांट टू डू समथिंग एल्स स्टेइंग हियर इन इंडिया, एंड समथिंग लाइक व्हिच इज मोर क्लोजर टू ब्रिंगिंग गुड टू द पब्लिक, जिससे लोगों का तुरंत भला हो सके। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि विज्ञान का जो अवदान है वो काफी बड़ा होता है, और वो इट कैन चेंज सिविलाइजेशन। लेकिन मेरा मूड थोड़ा वहां से चेंज हो गया कि मैं चाहता था कि पब्लिक सर्विस में आऊँ। तो फिर आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स आई केम बैक टू कोलकाता वेयर माय फैमिली वाज। अनफॉर्चुनेटली इन 2013 नवंबर व्हेन आई रिटर्न्ड, मुझे पता चला कि मेरे पिताजी को कैंसर था, और फिर उनकी सेवा में लग गया। 1 साल लगभग करा मैंने अक्टूबर तक। फिर पिताजी भी काफी परेशान थे कि मेरी करियर जो है वो एक जगह पे रुक गई है। तो फिर उन्होंने बहुत मुझे बोल के फिर उन्होंने दिल्ली भेजा कि वहां से तू तैयारी कर अपना आईएएस का। तो उसके बाद मैं दिल्ली गया, मैंने कोचिंग ली। कोचिंग लेने के बाद 1 साल एक अटेम्प्ट दिया, जिसके दौरान मेरे पिताजी का देहांत भी हो गया था उसके 2 महीने पहले, 15 के फिल्म से 2 महीने पहले। तो आप सोच सकते हैं मेरी मेंटल और फिजिकल स्टेट सही नहीं थी। तो आई एक्चुअली फ्लंक्ड प्रीलिम्स दैट ईयर बाय मार्जिनल मार्क्स। लेकिन मैं खुद काफी प्रिपेयर था उस वक्त, तो इसलिए मुझे धक्का नहीं लगा कि मैं फेल कर गया। उस वक्त मायूसी नहीं आई, मैं जानता था कि ये चीज मेरे बस की है। तो फिर मैं दोबारा लग गया। ओनली प्रॉब्लम वाज कि अब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। तो मेरे चाचा जी ने, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने हाथ बढ़ाया और उन्होंने बोला कि बनारस में बीएचयू में उनका बेटा, जो मेरे भतीजे हुए हैं, वो पढ़ते हैं, तो उनके साथ आप रह के पढ़ाई कर लीजिए, कि ताकि बिकॉज दिल्ली इज कॉस्टली। सो आई हैड टू शिफ्ट इन बनारस। 1 साल में वहाँ पे रहा, और प्रीलिम्स वहीं से दिया मैंने, एसएससी सीजीएल भी दिया मैंने, और भी बंगाल सिविल सर्विस भी दिया लगभग। मैंने नेट जेआरएफ भी दिया, और लगभग सारे एग्जाम मैंने क्लियर कर लिए उस साल। काफी वेरिड जर्नी है आपकी। मैं कहूंगा कि आपने भारत के कई राज्यों में पढ़ाई करी है और बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली और उसके बाद आप बता रहे हैं कि बनारस, तो उत्तर प्रदेश। तो इतनी जगहों पर आपने पढ़ाई करी, तो आपको कभी ये नहीं लगा कि आपको लैंग्वेज बैरियर आया हो सामने? कभी भाषा की कोई समस्या नहीं? आपने ये यूपीएससी किस भाषा बड़े में इंटरेस्टिंग किया? क्वेश्चन पूछा आपने। लैंग्वेज बैरियर इसलिए नहीं आता क्योंकि मैं एक बचपन से लैंग्वेज का शौकीन रहा हूँ, स्पेशली भारतीय भाषाओं का। जी। और मुझे फिलहाल हिंदी, भोजपुरी तो है ही मेरी मातृभाषा, और इसके अलावा बंगाली, उड़िया, मराठी, ये सारी भाषाएं आती हैं। असमिया मैं पढ़ के समझ लेता हूँ। तो इस तरह से लैंग्वेज बैरियर कभी मुझे लगा नहीं।
और मैं खुद सीखना चाहता हूँ। मेरे साथ दिल्ली में इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मराठी मैंने सीखी कब, जब मैं 3 साल महाराष्ट्र में था तब मैंने मराठी नहीं सीखी। मुंबई में जनरली कॉस्मोपॉलिटन सिटी है तो चल जाता है, हिंदी में इंग्लिश में बात करके चला लेते हैं। जब मैं दिल्ली में रहा तो फॉर्चुनेटली मेरे फॉर्चुनेटली इसलिए वेरी गुड फ्रेंड्स, मेरे सारे रूममेट्स मराठी थे, तो ऑब्वियसली उनके बीच में, मराठियों के बीच में मैं एक बिहारी फंसा हुआ था तो मैं जोकिंगली बोल रहा हूँ, बट मैंने सीखा उनका लैंग्वेज। जी जी जी, नहीं तो नहीं, इस तरह से मैंने समझते हैं मराठी। कि आसपास रहने वाले हॉस्टल मेट्स या दोस्तों के साथ मिलके ही तो हम भाषा सीखते हैं, और यही मेरे ख्याल से भारत की बहुत अच्छी बात है कि हम अलग अलग राज्यों में जाकर पढ़ाई करते हैं और वहाँ की भाषा सीखते हैं। तो आपने यूपीएससी का जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें ये एग्जाम क्लियर कर लिया, तो आपकी तैयारी के समय आप क्या मानते हैं कि आपने ऐसी क्या खास बात करी? क्या आपका आंसर राइटिंग पर ज्यादा जोर था या फिर आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स पर रहता था? आपकी मेन स्ट्रैटेजी किस बेसिस पर रहती थी? जब मैं 2014 में आया दिल्ली, तब मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि यूपीएससी होता क्या है, आईएएस एग्जाम होता क्या है, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, विद जीरो आइडिया। बिकॉज इसके पहले मैं बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं था, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, मैं बिल्कुल अलग लाइन में था। जबकि चूंकि हालांकि मतलब बिहारी होने के नाते और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, क्लास में टॉपर हैं, तो हर कोई आपको बोलता है कि आईएएस बन जाए, आईएएस बन जाए बेटा। तो लेकिन वो नहीं था। जब मैं आया दिल्ली तब मुझे कोई आइडिया नहीं थी, तो कैसे तैयारी करें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं थी। वाजिरा में एडमिशन लेने से पहले मैंने सोचा कि एक बैकग्राउंड तैयार करना जरूरी होता है, तो मैंने लगभग अक्टूबर 14 से मेरा कोचिंग स्टार्ट हुआ, उसके पहले मैं सितंबर 28 को पहुंच गया था वहाँ पे, सितंबर अक्टूबर के आसपास। तो मैंने 14-15 दिन बिल्कुल रगड़ के, जो कहते हैं एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के थे, मतलब आधा लगभग एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, ताकि मैं सोच रहा था कि अगर मैं क्लास में जाऊं तो आई डोंट सिट देयर ब्लैंक, एंड आई टुक कोचिंग बिकॉज इट केप्ट मी इन अ फ्लो, तो इसलिए मैंने लिया था। हालांकि ये खुद से भी कर सकते हैं, बहुत लोग पूछते हैं। तो पहले साल मैंने गलती ये कर दी कि पूरा जो मेरा फोकस था वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड था, जो कि हो जाता है कि बहुत बहुत चीज पढ़ना रहता है, बहुत कुछ आप पढ़ते हैं, आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, वो ध्यान में रहता है, तो आप मेंस की तैयारी बहुत लोग नहीं करते हैं, गलती करते हैं। मैंने भी लगभग वही गलती करी, और आपको ध्यान होगा कि 2015 के प्रीलिम्स में बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आ गया था, तो हमने आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे दिया। फिर भी तैयारी मेरी अच्छी थी, मेरे टेस्ट सीरीज में टॉप 50 टॉप 60 में मेरे रैंक आते थे 6 महीने की तैयारी के दौरान ही। फिर मेरे साथ ट्रेजेडी हो गया, उसकी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन अगर मैं प्रीलिम्स क्लियर कर भी लेता तो मुझे पक्का पता था कि मेंस उस साल की मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि ना ही मैंने ऑप्शनल सिलेक्शन सही से किया था, मैंने जूलॉजी ले लिया था, जो कि मेरे लिए सही ऑप्शन नहीं था, मैंने ध्यान नहीं लगाया। तो मुझे पता था कि मेंस में क्लियर नहीं कर पाता, तो एक तरह से इट वाज, जो कहते हैं ना कि अब अच्छा हो गया, मतलब बुरा होते होते अच्छा हो गया कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। अगर हो जाता तो मेरा वो 3 महीना जो फिर से दोबारा मैं सॉलिड स्टार्ट कर सकता था, वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता। तो इस तरह से पहले साल मैंने जो गलती करी, सेकेंड ईयर में मैंने रियलाइज किया कि मुझे अब करना क्या है, और मैं मुझे ये भी रियलाइज हो गया मेंस के क्वेश्चन देख के कि दिस इज टोटली माय गेम। मतलब मुझे कभी ये डाउट नहीं रहा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके तैयारी में। तो मैंने उस वक्त क्या किया कि प्रीलिम्स की तैयारी मेरी हो रखी थी, और मेंस में जो आंसर राइटिंग होता है बहुत क्रिटिकल होता है, आपको पता है उसकी मार्क्स ही आपको फाइनली रैंक दिलाते हैं। तो मेंस के लिए तैयारी मैंने ये करी कि मेरा एडवांटेज था कि मैं 2011 से मैं ब्लॉगिंग वगैरह करता था, इंडियन फुटबॉल फोरम, इंडियन फुटबॉल ब्लॉग करके एक था, जो कि काफी पॉपुलर था, और ब्लॉगिंग करने की वजह से मेरा आंसर राइटिंग, जो राइटिंग का कैपेसिटी था वो बहुत अच्छा था। ये स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए, तो ये स्ट्रेंथ मुझे मेरा पता था। आपको बस कंटेंट पढ़ाना था और प्रैक्टिस करना था, ओरिएंट, बिकॉज राइटिंग अ ब्लॉग इज नॉट सिमिलर टू राइटिंग आंसर। तो मैंने बस उस समय क्या किया कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक दो जो वेबसाइट्स हैं जो डेली क्वेश्चन वगैरह सीरीज चलाते हैं, उनके क्वेश्चन उतारता था और उनको प्रैक्टिस करता था, उनको लिखता था, लिख के खुद ही चेक करता था। खुद चेक करने से ही आपको पता चलता है कि आपका आंसर क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो दोबारा उसको एक ही आंसर को मैं 2-3 बार लिखता था ताकि उससे इम्प्रूव हो। तो लगभग मैंने सैकड़ों आंसर लिखे थे, 300 से 400 आंसर मैंने लिखे होंगे जनरल स्टडीज के मेरे प्रिपरेशन के दौरान। तो आपने सेल्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी, सेल्फ इवैल्यूएशन किया उसका, और उसी उसी से अपने आप को बेहतर बनाया। जी जी। ओके। तो आप सिलेक्ट होने के बाद, ट्रेनिंग के बाद ओडिशा कैडर में आपको अलॉटमेंट दिया गया, तो अब आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आप इस वक्त एसडीएम पोस्टेड हैं ओडिशा में, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है फील्ड में? और खास करके मैं जानना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान एज एन आईएएस ऑफिसर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आपके कुछ अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हो या अनोखे एक्सपीरियंस रहे हो तो हमसे शेयर कीजिए। ओडिशा काडर, मैं मानता हूँ बहुत ही अच्छा काडर है काम करने के लिए। यहाँ पे आईएएस ऑफिसर्स बहुत ही इंडिपेंडेंटली काम करते हैं किसी कई सारे नॉर्दर्न स्टेट्स के तुलना में।
और यहाँ पे काम करने का मौका ही बहुत ज़्यादा है। प्रोग्रेसिव सोच है यहाँ पे लोगों की, और काफ़ी कोऑपरेशन भी मिलता है पब्लिक से, पॉलिटिकल प्रोसेस से काफ़ी कोऑपरेशन मिलता है। तो अभी जो कि बहुत ही यूनिक टाइम है, जब एसडीएम आप बनते हैं, नॉर्मली जो आपका रोल होता है वो चेंज होकर बिल्कुल सब कोरोना वायरस की रोकथाम में आपका फोकस चला जा रहा है। तो इस दौरान होता यह है कि आपको लाइक अ पेरेंट आपको सबको बताना पड़ता है कि आप मास्क पहने, क्यों जरूरी है। तो ये जो चीज होता है, काफी यूनिक एक्सपीरियंस कभी कभी आते हैं नजर में कि आपकी गाड़ी देख के लोग तुरंत जो मास्क लटकाए होते हैं वो तुरंत खींचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं जा रहा था एक वक्त, और मैंने देखा अचानक से एक लड़का था जो बाइक पे बैठा हुआ था, करीब 18-19 साल का लड़का। तो बाकी उसके दोस्त जो थे उन्होंने तो मास्क अपना चिपका लिया ऊपर खींच के, उसके पास मास्क नहीं था, पॉकेट में उसने ढूंढ लिया मास्क नहीं है, तो उसने ऐसे हाथ से अपना नाक जो है दबा लिया, जो कि मुझे काफी फनी लगा कि देखो इस लड़के को, मतलब तो ये कुछ कुछ एक्सपीरियंस आ जाते हैं। और भी कई सारे एक्सपीरियंस जो उस समय बहुत फनी लगता है, जैसे एक दुकान जो है उसमें लॉकडाउन वायलेशन हो रहा था, अंदर में बहुत सारे लोग घुस गए थे, तो उनको पहले से आवाज मिल गया था मैं आ रहा हूँ, क्योंकि आगे से पीछे से कई दुकान मैंने बंद करके आया था, आगे बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, शटर डाउन कर दिया। शटर तो डाउन किया, लेकिन उनके जो जो अंदर जो जाते हैं दुकान में, जो कंज्यूमर जाते हैं, वो चप्पल बाहर खुल के जाते हैं, तो सारे चप्पल बाहर पड़े हुए थे। तो फिर वो ऐसे पकड़े गए कि उन्होंने यहाँ पे चालाकी कर दी। तो ये कुछ होते हैं यूनिक एक्सपीरियंस। अदरवाइज काफी मेरा जो सब डिवीजन है टिटलागढ़, काफी पीसफुल है दैट वे। और लोगों की काफी अपेक्षाएं रहती हैं, काफी जब भी आईएएस ऑफिसर आते हैं वहाँ पे तो उनका बहुत प्यार भी मिला, बहुत अपेक्षाएं भी हैं उनकी, जो मोटिवेट करते हैं आपको और भी ज्यादा काम करने के लिए। एक उड़ीसा से संबंध में, खास करके उत्तर भारत में एक छवि रहती है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये थोड़े पिछड़े राज्य हैं। यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी वाइज या काम करने के हिसाब से कई लोग सोचते हैं कि कैसा कैडर होगा, पर आप जैसा बता रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कैडर है काम करने के लिए। तो आप जो भावी एस्पिरेंट्स हैं, जो अपनी प्रेफरेंस में हमेशा डैफ में यही रखते हैं कि हम नॉर्दर्न एरिया में काम करना चाहेंगे या फिर साउथ के हैं तो साउथ में करना चाहेंगे, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से बहुत यूनिक है, आप भारत के कई हिस्सों में रहे हैं। तो रिगार्डिंग दिस क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे भावी एस्पिरेंट्स के लिए? अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है महिपाल जी, कि आप किस तरह का कार्डर में काम करना चाहते हैं। तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कुछ कार्डर ज्यादा अच्छे लग सकते हैं, कुछ कार्डर कम अच्छे लग सकते हैं। जैसे उड़ीसा इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट, तो उस वजह से भी कई लोगों को उड़ीसा प्रेफरेंस में टॉप पे नहीं देते हैं। हम एफसी में अक्सर ये बात करते हैं कि लोगों को बाकी सारे कार्डर का पता रहता है कि ये बहुत अच्छा है या ये बहुत खराब है, उनका जो परसेप्शन होता है उसके हिसाब से। लेकिन उड़ीसा को हमेशा बीच में कहीं रखते हैं कि या तो ना ही बहुत बुरा लगता है किसी को, ना ही बहुत अच्छा लगता है, बीच में कहीं रखते हैं। यहाँ पे आने के बाद कई चीजें बदली। मैंने एक्चुअली सेकंड में रखा था मेरा ऑप्शन आफ्टर बिहार। तो आने के बाद मुझे काफी एक्चुअली प्लेजेंट सरप्राइज मिला कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है फेवरेबल हैं, और आपको काम करने पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत कम यहाँ पे संभालना पड़ता है। तो आप डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं, आप लोगों के साथ लोगों की भलाई कर सकते हैं। दिन भर आपको, जैसे कई सारे राज्य जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो वहाँ पे मेनली आपको मेंटेनेंस, वो जिसको फायर फाइटिंग बोलते हैं, उस मोड में रहना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा आप काम पे फोकस कर सकते हैं, उस तरह का माहौल बना रहता है, डेवलपमेंट की ओर ध्यान दे सकते हैं, डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं। अब एस्पायरेंट्स के लिए मैं ये कहूंगा वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, बिकॉज लाइफ वर्क बैलेंस भी चाहिए, तो उस हिसाब से जो उनको सही लगे। लैंग्वेज का भी इशू कई लोगों को होता है, तो उस हिसाब से देते हैं। तो आई वोंट लाइक टू इन्फ्लुएंस एनी एस्पायरेंट रिगार्डिंग कार्डर चॉइसेस। तो आप अपने समझ से देने में बेटर रहता है, क्योंकि प्रेफरेंसेस आपकी अलग रहती है। व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ इज डिफरेंट। ओके। आपने बच्चों की हेल्प के लिए, खास करके बिहार में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए एक पोर्टल शुरू किया है, उसके बारे में हमें बताइए कि आप किस तरह से भावी एस्पिरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं? तो प्रीलिम्स कोचिंग तो जीएस में ले ली थी, लेकिन बाय द टाइम फिर मैंने जूलॉजी की ऑप्शनल जो चूज किया वो गलत ऑप्शन रह गया। तो उसके बाद चूंकि मैं बनारस शिफ्ट हो गया और मुझे मेंस की तैयारी करनी थी, तो मैंने ऑप्शनल भी चुनना था। और आई कुड नॉट अफोर्ड कोचिंग इन बनारस, क्योंकि है नहीं वहाँ पे एक तो माहौल कोचिंग, और आई डिडंट हैव द मनी टू अफोर्ड द कोचिंग ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो आई चोज ज्योग्राफी बिकॉज मुझे लगा कि उसका मटेरियल काफी अवेलेबल है, ऑनलाइन मटेरियल काफी अवेलेबल है, तो आप करके किताब से अपना तैयारी कर सकते हैं। And I struggled a lot initially, but then thankfully I actually did well. I scored all India highest in paper 2 in geography by preparing all by myself, without any optional, without any coaching notes even, all original. तो इस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा। पर मैं सोचता हूँ हर कोई इतना लकी नहीं रहता है, हर किसी को रास्ता सही रास्ता नहीं दिखता है। तो मैंने सोचा अपने जो भी
नोट्स वगैरह है, जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह है वो अपना बांटें लोगों से। तो इसके लिए मैंने एक ब्लॉग चालू किया था IAS34.com। IAS34.com 34 में रैंक था, तो मेरे रूममेट ने सजेस्ट किया था कि 34 डाल दो, क्यों नहीं रहेगा। तो IAS34.com से मैंने चालू किया था। उस पर मैंने अपने सारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस, कौन से बुक मैंने इस्तेमाल किए थे, इवन मैंने नोट्स एक्चुअली अपलोड नहीं किया, बल्कि मैंने पूरा टाइप करके कंप्लीट फॉर्म में, ताकि लोगों को पढ़ने में सुविधा ना हो, वो सारे नोट्स भी मैंने डाले हुए हैं। और इसके अलावा मैंने दो मेरे मित्र के साथ मिलके वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी चालू किया था। 60 डेज प्रीलिम्स क्विज भी चालू किया था, जिसमें 10 क्वेश्चंस डेली आते हैं, उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर उसको वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स मैंने लिए थे। हालांकि अब जो है, मैं चूंकि मैं SDM पोस्टिंग हो गया, तो काम परमिट नहीं करता, टाइम उतना अलाउ नहीं करता, बट स्टिल आई ट्राई टू कीप शेयरिंग गुड आर्टिकल्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल। So this is I'm trying to help, and once in a while I take coaching also through different medium on through Zoom or through YouTube. I keep motivating aspirants and also give some lessons on some topics. So this is what I do in my spare time, which is much lesser now than I used to have. ओके, तो बहुत अच्छी आपकी पहल है एस्पिरेंट्स की हेल्प करने के लिए, और आप जॉब के साथ साथ समय निकाल कर ये काम कर पा रहे हैं, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। वी कैन अंडरस्टैंड कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं इस अपने पोर्टल के लिए या फिर अपने इस इनिशिएटिव के लिए। तो हम आपको इसके लिए ऑल द बेस्ट कहते हैं भविष्य के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आप ज्यादा से ज्यादा हेल्प करें लोगों की और देश का नाम रोशन करें प्रशासन में भी। और मैं बस जाते आते एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मैंने पहली बार आपके बारे में सुना था कुछ ही दिन पहले, जब आपका एक ट्वीट वायरल हो गया था, जिसमें आपने एक ट्वीट किया था कि आई हैव अ जोक अबाउट यूपीएससी बट आई ऑलरेडी क्रैक्ड इट। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप ट्विटर पे भी काफी एक्टिव हैं, तो एक अच्छी बात है, लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है आईएएस ऑफिसर्स जब ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा था जी वो जी, ट्विटर ट्वीट पढ़ के, और आज आपसे रूबरू थैंक यू, होने का भी मौका मिला है, तो बहुत ही थैंक यू, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला हमारे लिए। वी वंस अगेन थैंक थैंक यू। फ्रॉम द स्टडी IQ के बारे में बता दूं, जब मुझे फोन आया StudyIQ पे आने का, जी। तो मेरी वाइफ ने महिपाल जी का नाम पहचान लिया कि अरे ये तो वही महिपाल है। ओके तो आप काफी पॉपुलर है, अगर मेरी वाइफ जानती है आपको तो काफी पॉपुलर। ओके ओके। तो ऑल द बेस्ट। StudyIQ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, और आगे भी आप बढ़ते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।